नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है सभी दलों के लिए, चाहे हम बीजेपी की बात करें, सपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जितने भी अन्य राजनीतिक दल हैं, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। लेकिन जो आशंका जताई जा रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं कई राज्यों में जो है अपनी बिसात बिछा चुकी है, और क्योंकि कई राज्यों में वो चुनाव जीत कर भी आई है हाल ही में, और हॉर्स ट्रेडिंग का भी एक डर सता रहा है कि कांग्रेस की जो पुरानी सीटें हैं क्या उन सीटों को बचा पाएगी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं चुनाव होना आने वाले टाइम में, और 37 सीटों का अभी चुनाव है, 6 से 7 सीटें महाराष्ट्र से आनी हैं और तेलंगाना से आनी है। तमाम ऐसे राज्य हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। दो बेहद खास में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मंजरी चतुर्वेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। निर्मल यादव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। समझेंगे इनसे, क्योंकि राजनीति को बहुत करीब से इन दोनों ने देखा है। स्वागत है आप दोनों का, मैम। निर्मल जी। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। मंजरी मैम, मैं आपसे पहले जानना चाहूंगा कि राज्यसभा का चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें जनता चुनाव वोटिंग नहीं करती है, लेकिन जो विधायक होते हैं या जो और मेंबर्स होते हैं वो वोट करते हैं। बहुत क्रिटिकल चुनाव इसको माना जाता है, एक एक वोट की कीमत इसमें होती है। क्या लग रहा है कि कौन बाजी मारेगा? बीजेपी भी अपना पूरा दमखम लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है, सपा भी लगा रही है, जितने भी राजनीतिक दल है सब लगा रहे हैं। आपका गणित क्या कह रहा है कि कौन इस बार बाजी मारने वाला है? क्या हॉर्स ट्रेडिंग की लग रही है उम्मीद की इस बार भी हो सकती है कि हो जाए, क्योंकि बीजेपी तो खेल करने में देखिए माहिर है। बिल्कुल देखिए जितेंद्र, एक चीज है कि मैं पिछले करीब पहले भी होता था, लेकिन 10 सालों में ये बहुत हुआ है। और मैं अब मानती हूँ कि जब राज्यसभा के चुनाव होते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो विधायक होते हैं जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उनके लिए ये एक टूरिज्म का एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। तो हम्म। अभी भी आप देखें कि तमाम राज्यों के जो विधायक हैं वो पॉलिटिकल टूरिज्म पे निकले हुए हैं। उन लोगों की, जिसे हम कह दें पॉलिटिकल टूरिज्म कह दें या बिल्कुल बाड़ेबंदी कह बिल्कुल। दें, तो उनकी बाड़ेबंदी हो चुकी है। किसी की शिमला में हुई है, बिल्कुल किसी की बिल्कुल। उधर उड़ीसा में भी चल रही है। और हालांकि बीजेपी कह रही है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो अपने विधायकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ। कांग्रेस भी कह रही है, उन्होंने कहा हमने चंडीगढ़ में इसलिए बुलाया है ताकि हम ट्रेनिंग दे सकें। कांग्रेस भी कह रही है कि हमने ट्रेनिंग देने के लिए उनको शिमला में बुलाया है। लेकिन ये, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है जितेंद्र की, मैं एक चीज मानती हूँ कि जहां कांग्रेस और बीजेपी की सीधी भिड़ंत होती है हम्म। वहां एक साइकोलॉजिकल, अगर एक कहा जाए वॉर है, तो हम्म। उसमें बीजेपी थोड़ा अपर हैंड रहती है, अपर क्योंकि हैंड रहती वो है। पता है कि बहुत आसानी से वो कांग्रेस में सेंधमारी कर लेगी। और हम्म। कांग्रेस अब इस चीज को अच्छे से समझ गई है। तो अगर आप इन तमाम राज्यों के उसमें देखें तो जो सबसे ज्यादा आशंकित कोई दल है तो तो वो कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही है। और बिल्कुल। सबसे ज्यादा बचाव भी वो अपने लोगों का वही करती है। हालांकि बीजेपी भी, क्योंकि कांग्रेस कोशिश कर रही है, जैसे उसने हरियाणा में कोशिश की है, जैसे उसने हम्म। तेलंगाना में कोशिश की है, जैसे उसने उड़ीसा में कोशिश की है, कि जिस तरह से ये एक हो रहा है कि कहीं ना कहीं उसका मतलब हम लोग एक इनको एक चैलेंज दे सकें, तो उसके हम्म। तहत ये बाड़ेबंदी हो रही है। अगर आप देखें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए, क्योंकि दोनों राष्ट्रीय दल हैं, ये चुनाव बहुत अहम है। बीजेपी आज सबसे बड़ा दल राज्यसभा, मतलब बिल्कुल। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी हो ही चुका है। तो हम्म। वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसके आंकड़े कहीं कम हो, बल्कि वो कुछ सीटें छीनने की ही बढ़ोतरी कोशिश ही करेगी करेगी, बिल्कुल उसमें। बढ़ोतरी करने। एंड जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस लगातार सिमट रही है। और जो हम्म। कांग्रेस की सीटें होती हैं या जो कांग्रेस जहां ला सकती है, वो भी कई बार उसके हाथ से निकल निकल जाते हैं। तो आप हम्म। देखिए, बिहार हो या हरियाणा हो, ये तमाम जगह पे कांग्रेस कह लीजिए या जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक, ये सब लोग बहुत हम्म। उसके साथ, तैयारियों के साथ और बड़ी सतर्कता और सावधानी के साथ लगे हुए हैं। और चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये सब लोग सबके लिए पूरे उससे तैयार है। दमखम से जुटे हुए हैं। निर्मल जी, आपका क्या मत है टूरिज्म के लिए? जो मैडम बता रही है कि ये पॉलिटिकल टूरिज्म की जो दौर आता है वो चल रहा है। जी जितेंद्र जी, टूरिज्म वाला दौर तो अब निकल चुका है। हाँ। और अब एक तरह से वो जो एक हमारे यहाँ बुंदेलखंड, क्या पूरे भारत में एक कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर कब तक मनाएगी। खैर बनाएगी, तो सही अब बात है। स्थिति आ चुकी है। और चाहे वो उड़ीसा, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो है वो एक तरह से अखाड़ा बना हुआ है। बिल्कुल। 2 सीटों को लेकर सबसे ज्यादा फाइट है। और बीजेडी और कांग्रेस अगर थोड़ा सा, मैं फिर से एक बार यही कहूंगा कि हम्म। फ्रेंडली फाइट को अगर तरजीह देते हैं, अपने हम्म। इन छोटे छोटे इंटरेस्ट को दरकिनार करते हैं, तो शायद
बाजी पलटने में कामयाब होंगे। स्थितियां अभी बनी हुई हैं, क्योंकि थोड़ा सा कैंडिडेट्स के जो चेहरे हैं उन पर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। बिल्कुल जो चेहरे उतारे गए हैं बीजेडी की तरफ से, जिसमें संतृप्त मिश्रा और दत्तेश्वर होता को लेकर थोड़ा सा जो है डिस्प्यूट बना हुआ है, और एक्सेप्टेबिलिटी कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल नहीं बन पा रही है। तो ये एक ऐसी विन विन सिचुएशन बन गई है जो शायद बीजेपी को थोड़ा अपर हैंड देती है। बीजेपी और इस मामले में माहिर मानी जाती है कि जहां देखता है कि हाँ थोड़ी सी बिल्कुल बिल्कुल तोड़फोड़ करने के जरिए मामला बन सकता है, तुरंत एकदम लग जाते हैं हाँ उसमें। बिल्कुल। और इसके लिए अगर एक बहुत पॉजिटिव शब्द हमारे यहाँ भारत की राजनीति में चाणक्य कहकर हम बहुत सारी चीजें कह सकते हैं, तो बीजेपी इस मामले में चाणक्य है, हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में। और नए नए तरीके हर इलेक्शन में हम देखते हैं कि गढ़े जाते हैं। कांग्रेस उसकी सबसे बड़ी विक्टिम बनती है अब, क्योंकि उड़ीसा में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बीजेडी है, और बीजेडी है, वो इस समय सबसे बड़ी जो है वो बिल्कुल। विक्टिम पार्टी बनने जा रही है इसको लेकर। महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा एक गड़बड़ होने की स्थिति दिख रही थी, हालांकि बहुत हद तक चीजें वहां भी सेटल हो रही हैं। 7 सीटों पर महाराष्ट्र की जो है वो राज्यसभा चुनाव होना है। उड़ीसा की 4 सीटें हैं और बिहार में 5 सीट है। 5 सीटें तो हैं। इस प्रकार से ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां एक एक सीट को लेकर दिक्कत हो रही है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना, इन चारों राज्यों में मामला लगभग लगभग सेटल हो चुका है। हरियाणा में थोड़ा सा दिक्कत दिख रही थी एक सीट को लेकर, जो शुरू में आपने देखा होगा कि हरियाणा के विधायक शिमला भेज दिए गए थे, बिल्कुल और ट्रेनिंग उनकी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी 2 सीटें हैं, हिमाचल में सिर्फ 1 सीट है, इसलिए वहां कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तेलंगाना की दोनों सीटें जो है वो लगभग फाइनल है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। उड़ीसा को लेकर दिक्कत हो रही है जी। निर्मल जी, कि जिस तरीके से बीजेपी सेंधमारी में माहिर है, सब जानते हैं, हमने हरियाणा का एग्जांपल देखा, राजस्थान का एग्जांपल देखा है, एंड मोमेंट में किस तरह गेम चेंज हो जाता है। बकायदा व्हिप जारी करा गया है सभी लोगों को बीजेपी की तरफ से अपने, और अन्य पार्टियों ने भी जाहिर तौर पर इसमें किया होगा। मंजरी जी, क्योंकि आपने लोकसभा को और राज्यसभा को बहुत करीब से देखा है और किस तरह वोटिंग होती है, थोड़ा समझाइए अगर हम दर्शकों को कि वोटिंग का प्रोसेस किस तरीके से होता है और कैसे इसका पूरा चुनाव होता है, अगर समझा सकें हमारे दर्शकों को। राज्यसभा में का जो चुनाव होता है, जैसा आपने कहा, प्रत्यक्ष जो सीधे जो वोटर्स हैं वो वोट नहीं करते हैं। इनके वोटर्स जो होते हैं आम जनता ना होके जनता द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं, वो उनको वोट करते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि जो लोकसभा हर विधानसभा के जितने भी स्ट्रेंथ होती है उसके हिसाब से एक नंबर निकाला जाता है, और फिर उस किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए उतने वोट चाहिए होते हैं। और राज्यसभा के चुनाव में सिर्फ वोट ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, राज्यसभा के चुनाव में वरीयता भी इम्पोर्टेंट होती है, कि जो विधायक होता है उसको अपना चॉइस देनी होती है कि पहले वरीयता में हम किसे चुन रहे हैं। मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं तो उसको बताना होगा पहले नंबर पे हमने किसे रखा, दूसरे नंबर पे किसे रखा, या 3 कैंडिडेट हैं तो उसे बताना होगा पहले नंबर पे किसे रखा, दूसरे नंबर पे किसे रखा, तीसरे नंबर पे किसे रखा। तो ये जो राज्यसभा के जो चुनाव है, अच्छा इसमें सबसे बड़ी बात है कि हर दल का इसमें अपना एक चुनावी एजेंट होता है जो उसी पार्टी के लोग होते हैं। तो ये आम तौर पे माना जाता है कि ये जो मतदान होता है वो गुप्त सीक्रेट वोटिंग होती है, बैलेट होता है, आप गुप्त मतदान होता है। लेकिन राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो उस तरह से गुप्त नहीं होता है। जो आपके चुनावी एजेंट होते हैं, जो आपके ही पार्टी के लोग होते हैं, उनको आपको दिखाना होता है कि आपने किस मतलब किसे वोट दिया। और दूसरी बात है कि इतना ही नहीं, इसीलिए आप देखिए कि जितने भी राजनीतिक दल हैं इसमें बहुत गड़बड़ियों के चांसेस रहते हैं, और कई बार जेन्युइन गड़बड़ियां हुई हैं। और इसमें मतलब यहाँ तक कि किस पेन से आप पेन का इस्तेमाल आपको करना है, वो पेन भी खास तरीके का पेन होता है, उसकी स्याही एक खास तरीके की स्याही और खास तरीके का पेन होता है। तो विधायकों को ये सारी जानकारी दी जाती है और उनको बाकायदा अपने एजेंट को दिखाना होता है। वहां कई बार जो ये होता है, एक तो आपने वोट जैसे कहते हैं ना सेंधमारी, आपने विधायकों को अपनी तरफ करने की कोशिश की। कई बार इस तरह के जो चुनाव होते हैं जो कि चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए अपनी वो, तो उसमें एक अंतरात्मा की आवाज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होती है कि अंतरात्मा की आवाज पे आप वोट कीजिए। तो कई बार ये जो खेल होता है ये अंतरात्मा की आवाज पे भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप पिछले हालिया 2-3 चुनावों में इतिहास में देखें
तो चाहते न चाहते हुए दोनों तीनों बार जो इसका शिकार हुआ वो कांग्रेस पार्टी कांग्रेस ही हुई। हुई है हम वो। भूल नहीं सकते हैं बिल्कुल। हरियाणा का चुनाव। हरियाणा का चुनाव। हम भूल नहीं सकते हैं हरियाणा के चुनाव में जहां की कांग्रेस के कैंडिडेट हार गए बिल्कुल थे और बिल्कुल। उसके बाद बीजेपी, वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे कैंडिडेट वो थे वो जीत जीत गए। गए थे। बिल्कुल। राजस्थान में अजय माकन के साथ यही हुआ। और हम्म सबसे रोचक चुनाव तो शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ, जहां अभिषेक मनु सिंघवी हम्म। के साथ मतलब चुनाव इतना रोचक हो गया कि अगर आप याद करें तो कि वो चुनाव 2 दिन तक चला और अंत में टाई हुई, और ऐसी टाई टाई हुई। हुई फिर वो किस्मत ने चुना। और हम्म। वो किस्मत भी कैसी कि अमूमन क्या होता है कि जिसका नाम पर्ची में निकलता है उसको विजेता माना जाता विजेता है, मान लिया लेकिन जाता है। वहां पे भी एक ट्विस्ट आ गया कि जिसका नाम पर्ची में निकलेगा वो पराजित माना जाएगा और दूसरा जीता हुआ माना जाएगा। तो ये भी ऐसे भी एक रोचक बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे समीकरण मामले बनते हैं। देखने को मिले निर्मल जी, हैं। आपको तो क्या ये लगता है कि पूरा सेंधमारी का जो जो टैग लगाया जाता है, सेंधमारी करने में अक्सर हम देखते हैं कि अंदरूनी सेंधमारी की जाती है। चूंकि अपर हाउस का ये चुनाव है और बीजेपी कहीं ना कहीं एज लेकर बैठी हुई है, उसके पास अभी भी 112 एमपी हैं वहां पर। लेकिन अगर इस बार के चुनाव में वो कई सीटें निकाल ली थी तो 125 का आंकड़ा पार करने की स्थिति में आ जाएगी। यानी कि कोई भी बिल अगर आता है तो बीजेपी उसको अपनी मर्जी से पास करा सकती है। इसलिए बीजेपी पूरा दमखम लगा रही है और कोई बड़ी बात नहीं, सेंधमारी इस बार भी कहीं ना कहीं कर दे वो। नहीं, बिल्कुल बीजेपी का देखिए, बीजेपी बिल्कुल। सिर्फ 125 का ही जी आंकड़ा आप मत देखिए। बीजेपी की निगाह एक और चीज पे लगी हुई है, वो निगाह है कि कांग्रेस के नंबर कैसे कम किया जाए। कम किया जाए। और उनके नंबर जैसे ही कम होते हैं वो वहां से एलओपी ले लेंगे। आप याद कीजिए, उन्होंने 10 साल तक कांग्रेस को लोकसभा में एलओपी नहीं दिया। बिल्कुल। उनकी तो कोशिश है कि कैसे वो उस नंबर को कम करें ताकि कांग्रेस से हम एलओपी छीन सके। हेलो कुछ छीन सके। तो ये भी सिर्फ 125 का आंकड़ा छूना ही नहीं है उनकी एक। बीजेपी की कोशिश ये है कि कांग्रेस हम्म। को हम जो ऐसे उस पर रोक दिया जाए कि ताकि उनको मतलब एलओपी जो न उनकी मिल पाए। टैगलाइन है, कांग्रेस हटाओ मुक्त भारत करो, हाँ, उसके लिए वो लगने लगे हुए हैं। जी निर्मल जी जी, जी क्या जी लगता जी। है आपको कि इस बार के चुनाव में क्या बीजेपी वो आंकड़ा 125 का पार कर लेगी? जब मैं बात कर रहा हूँ जिस सेंधमारी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि मंजरी जैसा बता रही है कि सिर्फ वो सेंधमारी नहीं, क्योंकि एलओपी का पद भी लेना चाहती है उनसे। बिल्कुल। जितेंद्र जी, दो बातें हैं। एक तो मंजरी जी ने जो बात कही कि 125 का फिगर बीजेपी के लिए अब मायने नहीं रखता है। दोनों हाउसेज में बहुत ही एक तरह से मेजोरिटी की स्थिति कंफर्टेबल है मेजोरिटी में बीजेपी है के वो। लिए। कांग्रेस मुक्त भारत का जो ये अभियान 2014 में शुरू हुआ, इसको अंतिम एक तरह से अपने मकाम तक ले जाना है। आपको अगर याद हो, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कांग्रेस की सीट 0 हुई थी, तो उसको लेकर बीजेपी ने बहुत खुशियां मनाई थी और इस बात को बहुत गाजे बाजे के साथ पूरे यूपी के अखबारों में बिल्कुल। बाकायदा ये प्रकाशित हुआ था कि विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। तो इस प्रकार से एक एक राज्य से लेकर अब राज्यसभा तक जो है वो बीजेपी की एक मुहिम चल रही है। जहां तक इस इलेक्शन का सवाल है, जो 32 सीटें जिनको लेकर फाइट हो रही है, एक राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसको जो अंतरात्मा की आवाज पर ये चुनाव होता है, वो इसलिए भी होता है कि राज्यसभा के चुनाव में कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती है, ऐसा नियम है। और इस नियम के चलते ही किसी भी पार्टी की तरफ से व्हिप जारी नहीं होता है, जो 3 लाइन व्हिप जारी करने का एक सिस्टम है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने विधायकों को उस दिन, जिस दिन मतदान होता है, उस दिन राज्य की राजधानी में मौजूद रहने का एक निर्देश जारी करते निर्देश हैं, जारी कर। जिससे कि उनका मतदान हुआ है। अब क्रॉस वोटिंग की जो गुंजाइश बनती है, चूंकि ये प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गई है, हालांकि शुरू में जब संविधान हमारा लागू हुआ था तब राज्यसभा के चुनाव में इस तरह की जटिलताएं नहीं थी। जैसे पेन की स्याही का जिक्र अभी मंजरी जी ने किया, ये सब नियम चुनाव दर चुनाव सख्त इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि इसमें क्रॉस वोटिंग होती है और लूपहोल्स को देखते हुए उनको दुरुस्त करने की क्रम में ये सब नियम बना दिए गए। जबकि अगर आप देखें तो हर राज्य के लिए जब वोटिंग का दिन होता है उसके लिए अलग स्याही भेजी जाती है, उसी स्याही से उसी पेन से अपना फॉर्म जो है वो बैलेट पेपर भर के देना होता है। विधायकों के पास गुंजाइश इसमें क्रॉस वोटिंग की सिर्फ एब्सेंट होकर अपना मत ना देकर ही होती है। तो जो विधायक, अगर आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा हुआ है कि
जो है वो व्हील चेयर पर या स्ट्रेचर पर लेट कर भी विधायक जो है वो उस दिन विधानसभा में पहुंचे, यद्यपि वे अस्पताल में भर्ती थे, और उन्होंने अपनी पार्टी के प्रति अपनी लॉयल्टी को जताने के लिए वो काम करना पड़ा उनको। तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग की जो गुंजाइश बनती है उसमें कोई भी विधायक अगर अनुपस्थित रहता है मतदान से, तभी वो जो है क्रॉस वोटिंग कर सकता है, या गलत स्याही का पेन, दूसरी स्याही का पेन इस्तेमाल कर दे, अपने बैलेट पेपर में कुछ इस तरह की खामी छोड़ दे जिससे कि उसका वोट ही अमान्य हो जाए। तो इस तरह के जोखिम, बिल्कुल, तो वोट को कैंसिल कराकर या अनुपस्थित रहकर, इस तरह की गुंजाइश अभी उड़ीसा में नहीं दिख रही है, क्योंकि सारे विधायकों की मीटिंग ले ली गई है, उनको बेंगलोर तक घुमा दिया गया है, सब कुछ बता दिया गया है। अब ऐसे में पूरा दारोमदार जाकर टिकता है कांग्रेस के जो एमएलए हैं, और अंतिम क्षणों में कई बार बाजी पलट जाती है, कई बार मूड बदल जाता है कि नहीं यार हमको नहीं देना इसको। बिल्कुल, इस बार अगर आप देखें तो उड़ीसा में कांग्रेस के ऊपर पूरा दारोमदार है, क्योंकि उड़ीसा में, जैसे कि मंजरी जी ने बताया, हर राज्य के लिए एक सीट सिक्योर करने के लिए उतनी संख्या के विधायकों का समर्थन जरूरी होता है। यही स्थिति अगर आप उड़ीसा में देखें तो राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 30 विधायकों का समर्थन जरूरी है। अब 147 सदस्यों की टोटल विधानसभा है, जिसमें 79 मेंबर्स बीजेपी के पास हैं, और उसमें 3 जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे उनका भी समर्थन बीजेपी के पास में है। अब ऐसे में अगर आप देखें कि कांग्रेस के पास 15 होते हैं और सीपीएम का 1 एमएलए है, तो ये 16 जो एमएलए हैं, यही एक तरह से डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कल के चुनाव के लिए। बिल्कुल। और बीजेडी ने हालांकि इसमें काफी कोशिश की है कि अपनी जो एक सीट है जिसको लेकर सबसे ज्यादा पेंच फंसा हुआ है, और वो दत्तेश्वर होता की सीट बनती है, तो उसको लेकर काफी कुछ उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से बनाई है कि कम से कम अब कांग्रेस जो अंतरात्मा की आवाज है कि उनके विधायक जाकर इस तरह का कोई काम ना करें कि बीजेपी के लिए सीट सिक्योर हो जाए। तो इस एक सीट को लेकर सबसे ज्यादा फाइट बनी हुई है। कांग्रेस अगर कल अपनी अंतरात्मा की आवाज पर काम करती है और उनके विधायक अपने आला कमान की बात मानते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा गेम चेंजर होने वाली स्थिति नहीं दिख रही है। जितेंद्र जी, शुक्रिया आप दोनों का बहुत बहुत पूरी जानकारी शेयर करने के लिए। राज्यसभा चुनावों को लेकर कितना जटिल चुनाव होता है, और उतना ही मजेदार भी कहीं ना कहीं ये होता है। जिस तरीके से उम्मीद की जाती है कि शायद वोट हमको मिलेगा, लेकिन अंत में पता चलता है कि शायद वोट पड़ा ही नहीं है, या उसमें कोई सेंधमारी कर ली गई है। बहुत जटिल चुनाव रहने वाला है, किसके हाथ बाजी लगेगी वो कल पता चल जाएगा। अब दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।